हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला वह तंत्र है जो रुधिर को पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित करने का काम करता है, पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करता है। जिस प्रकार पीछे के तंत्रों में हमने पढ़ा पाचन तंत्र की हमने ये देखी कि उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग, कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, पाचन तंत्र के कौन से हिस्से का क्या काम है, कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, और इस प्रकार से हमने पूरे पाचन तंत्र का अध्ययन किया। उसी प्रकार श्वसन तंत्र के अंदर भी हमने देखा कि श्वसन तंत्र कितने भागों से मिलकर बनता है, कौन कौन से अंगों से मिलकर बनता है, कौन से अंग का क्या काम है, उसकी क्या संरचना है। ठीक उसी प्रकार जो परिसंचरण तंत्र है ये भी कई चीजों से मिलकर बनता है और इसकी भी कार्य प्रणाली के अंदर एक निश्चित चरण, एक निश्चित घटनाएं घटती हैं। तो परिसंचरण तंत्र के अंदर हम पढ़ेंगे कि परिसंचरण तंत्र किन किन संरचनाओं से मिलकर बनता है, उन संरचनाओं के क्या क्या काम है, किस प्रकार से परिसंचरण की क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र के अंदर मुख्य रूप से जो भाग लेती हैं संरचनाएं, जिन संरचनाओं से मिलकर हमारा परिसंचरण तंत्र बनता है वो हमने यहाँ पर एक कोने में लिख रखी है। सबसे पहले होता है ब्लड। रुधिर परिसंचरण के अंदर सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है रुधिर, ब्लड जिसको कहते हैं। उसके बाद है ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां, वो नलिकाकार संरचना है जिनके अंदर रुधिर प्रवाहित होता है। पूरे शरीर में इन रुधिर वाहिनियों का जाल होता है, वो रुधिर वाहिनियां कहलाती हैं। ये रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं वो भी हम इसका अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हार्ट, हृदय, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला ऐसा अंग जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार बिना रुके काम करता है, उसे हार्ट कहते हैं। शरीर का सबसे व्यस्त जो तंत्र है, शरीर का सबसे व्यस्त जो अंग है, उस अंग का नाम है हार्ट या हृदय। तो इन सारी चीज़ों का हमको अध्ययन करना है और इन सब चीज़ों के अंदर 2 से लेकर 3 या हो सकता है 4 पीरियड तक हमारे लग सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। रुधिर परिसंचरण तंत्र में जिस चीज़ का सबसे पहले हमें अध्ययन करना है वो क्या है, ब्लड या रुधिर। तो आज के टॉपिक में हम हमारे रुधिर के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर के अंदर रुधिर कितना होता है, रुधिर के क्या क्या कार्य होते हैं, उस रुधिर का संगठन क्या है, मेनली उस रुधिर का कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर रुधिर बनता है और किस प्रकार से रुधिर महत्वपूर्ण है। तो देखिए, रुधिर हमारे शरीर के अंदर पाए लगभग 5 से लेकर 7 लीटर तक। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, एक वयस्क मनुष्य, उसके शरीर में 5 से लेकर 7 लीटर तक रुधिर पाया जाता है। और ये रुधिर गहरे लाल रंग का तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो कि रुधिर वाहिनियों की सहायता से पूरे शरीर में फैलता है। इस रुधिर के कंपोजिशन की बात करें, संगठन की बात करें, तो जो रुधिर है उसके अंदर मुख्यतः 2 भाग पाए जाते हैं। एक तरल भाग होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा उसके अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं, दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको ब्लड सेल्स कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तरल प्लाज्मा जो होता है वो इस पूरे रुधिर का 55% हिस्सा बनाता है। यानी पूरे रुधिर का 55% जो भाग है वो एक तरल पदार्थ के प्लाज्मा नामक संरचना से मिलकर बनता है। यह तरल प्लाज्मा येलोइश यानी कि हल्का पीला रंग लिए हुए तरल भाग होता है, जिसकी वजह से रुधिर के अंदर तरलता पाई जाती है। यानी जो रुधिर होता है वो बहता है ना, तो उसके बहने का जो कारण है उसके अंदर ये पाया जाने वाला प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा के अंदर, रुधिर के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी कणिकाएं हैं वो इसके अंदर घुली हुई रहती हैं। वो कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स, ये 3 प्रकार की कणिकाएं रुधिर में पाई जाती हैं। एक एक करके अपने इनकी बात करते हैं। सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। उसके बाद आती हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरी प्रकार की हैं थ्रोम्बोसाइट्स, या इसको बिंबाणु भी कहते हैं या प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ये तीनों प्रकार की रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा के अंदर घुली हुई पाई जाती हैं। इन कणिकाओं में सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की, या रेड ब्लड कार्पस्कल्स। कार्पस्कल्स कह दीजिए, सेल्स कह दीजिए, एक ही बात है। इसको हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ये लाल रंग की पाई जाती हैं। जो हमारे रुधिर का रंग लाल होता है उस लाल रंग का जो कारण है वो ये आरबीसी है। ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम के वर्णक पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी का रंग लाल होता है, और उस आरबीसी की वजह से पूरे जो रुधिर है उसका रंग लाल दिखाई देता है। मनुष्य के अंदर जो आरबीसी है, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उसकी संख्या लगभग 20 लाख तक पाई जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी है वो लगभग 20 लाख तक पाई जाती है। और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक हीमोग्लोबिन के अंदर लगभग 12 करोड़ अणु इसके पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन के।
और वैसे उसकी मात्रा देखें तो एक स्वस्थ मनुष्य में 12 से लेकर 14 मिलीग्राम प्रति ml हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। जिस मनुष्य में 12 से 14 ग्राम प्रति ml हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है वह मनुष्य स्वस्थ मनुष्य कहलाता है, और यदि इससे मात्रा घट जाती है तो वह असामान्य स्थिति कहलाती है। आरबीसी, एक आरबीसी जो होता है उसका जीवन काल लगभग 100 से लेकर 120 दिन होता है, यानी कि एक आरबीसी 100 से लेकर 120 दिन तक हमारे शरीर में जीवित रहती है। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है और भक्षण कणिकाओं के द्वारा उसका भक्षण कर लिया जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य है रुधिर के अंदर ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के प्रत्येक अंग तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाना। क्योंकि जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उस हीमोग्लोबिन के मुख्य रूप से दो भाग हैं, एक तो हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम का मतलब उसमें आयरन Fe लोहा तत्व पाया जाता है, और जो ग्लोबिन है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है एक प्रकार का। तो इस हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के 4 परमाणु बन सकते हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है और उस हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के 4 परमाणु बन सकते हैं। तो इस प्रकार हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के अणु बनते हैं, और जब रुधिर के साथ ये आरबीसी जाती है तो उस आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन जाता है और पूरे शरीर के अंदर रुधिर वाहिनियों की सहायता से ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। इस प्रकार हमारे पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति करने का काम आरबीसी करते हैं या हीमोग्लोबिन करते हैं। ये आरबीसी का मुख्य काम है। आरबीसी वैसे केंद्रक विहीन कणिकाएं होती हैं। आरबीसी की जो कणिकाएं होती हैं उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट एक ऐसा पशु है, या फिर जिसे हम लामा कहते हैं, एक लामा दूसरा पशु है, उसी की प्रजाति है लामा। ऊंट और लामा के अंदर जो आरबीसी होती हैं उन आरबीसीयों के अंदर केंद्रक पाया जाता है, वो उसका अपवाद है। वैसे सामान्य मनुष्य के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है उनके अंदर किसी भी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन कणिकाएं हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के अंदर भाग लेने वाली कणिकाएं हैं। इनका जो मुख्य काम है वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना है। तो शरीर में किसी भी प्रकार का यदि रोग लगता है, एक समय के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे अपने आप उसको ठीक करना प्रारंभ कर देता है, या शरीर में किसी जगह पर चोट लग जाती है तो एक समय के बाद धीरे धीरे वो चोट अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है, वो घाव भरना शुरू हो जाता है। ये सब जो काम है वो WBC की वजह से होते हैं। WBC को भी आगे कई भागों में बांटा जा सकता है। जितना भी क्लासिफिकेशन है नीचे की तरफ, ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन WBC का है, और इन सभी कणिकाओं के नाम अलग अलग हैं, लेकिन मूल रूप से इन सभी कणिकाओं का जो काम है वो एक ही है। शरीर के अंदर बाहर से किसी भी प्रकार का कोई प्रतिजन या एंटीजन चला जाए तो उस एंटीजन से शरीर की रक्षा करना, कोई रोगकारी पदार्थ शरीर में चला जाए उस रोगकारी पदार्थ या रोगाणु से शरीर की रक्षा करना, शरीर के किसी हिस्से में चोट लग जाए तो उस चोट को भरना या उस चोट के होने वाले नुकसान से शरीर को बचाना, ये सारे काम WBC के। ये एक प्रकार से हमारी रक्षा तंत्र है, ये हमारी सेनाएं हैं। जिस प्रकार सेनाएं सरहद की सुरक्षा करती हैं उसी प्रकार ये WBC हमारे शरीर की सुरक्षा करती है रोगों से। देखिए WBC को आगे कणिका में और अकणिका में, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट इंग्लिश में बोल देते हैं, ये दो भागों में बांटा जा सकता है। इसका कारण एक ही है, यदि जो WBC कणिकाओं के रूप में दानेदार रूप में पाई जाती हैं तो ग्रेनुलोसाइट, और यदि वो कणिकाओं के रूप में नहीं पाई जाती है, तरल रूप में पाई जाती है, एग्रेनुलोसाइट। जो कणिकाएं हैं, कणिकाएं भी आगे 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि कणिकामय WBC को भी आगे 3 प्रकार में बांटा जा सकता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ये 3 अलग अलग भाग हैं। इन तीनों में भी जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये न्यूट्रोफिल्स इन सभी कणिकाओं में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली कणिकाएं हैं। न्यूट्रोफिल्स WBC, RBC और थ्रोम्बोसाइट, इन सब में सबसे ज्यादा जो कणिकाएं हैं वो WBC की न्यूट्रोफिल्स प्रकार की कणिकाएं हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ये बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, इनका जो नामकरण हुआ है जब रुधिर का परीक्षण किया जाता है, उस रुधिर में रुधिर कणिकाओं को जो पहचानना पड़ता है तो उसके लिए हम विशेष प्रकार के अभिरंजकों का, स्टेंस का प्रयोग करते हैं। तो उन अभिरंजकों की प्रकृति के आधार पर ही इन कणिकाओं का नाम लिखा गया है। जैसे बेसोफिल्स यानी कि बेसिक प्रकार का या क्षारीय प्रकार के जो रंजक होते हैं या जो स्टेंस होते हैं, उनसे जिन कणिकाओं का अभिरंजन हो वो बेसोफिल्स है। इओसिन एक अलग प्रकार का होता है, वो इओसिन नाम के अभिरंजक से यदि रुधिर कणिकाएं अभिरंजित होती हैं और उनकी पहचान होती है तो उनको इओसिनोफिल्स कह देते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो न कि बेसिक और न ही एसिडिक, ना क्षारीय अभिरंजकों से जिनकी पहचान हो और ना ही अम्लीय अभिरंजकों से जिनकी पहचान हो, वो न्यूट्रोफिल्स है। यानी न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल और दूसरे किसी प्रकार के अभिरंजन के साथ क्रिया नहीं करते, इनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है।
इसलिए इनका नाम न्यूट्रोफिल्स है। अकणिकामय यानी एग्रेनुलोसाइट, ये एग्रेनुलोसाइट का दो प्रकार की है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी तीन प्रकार की है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक भक्षाणु। ये नाम अलग अलग प्रकार है, इनकी उत्पत्ति के आधार पर इनको अलग अलग नाम दे दिया। कहीं पर इनकी मेच्योरिटी अलग अलग स्थान पर होती है तो उसके आधार पर इनका नाम दे दिया। बाकी बेसिक इन सबका काम ये कि है इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। जैसे बी लिम्फोसाइट, ये हमारे जो बोन मेरो होती है, अस्थि मज्जा, उसके अंदर इनका परिपक्वन होता है, इसलिए इसका नाम बी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट, मनुष्य के अंदर थाइमस नाम की ग्रंथि पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो टी लिम्फोसाइट के अंदर या थाइमस के अंदर जिन लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन होता है उसको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। प्राकृतिक भक्षाणु या नेचुरल किलर्स, इनका मुख्य रूप से काम ही क्या है, जो शरीर की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, जिनका जीवन काल समाप्त हो जाता है, उनको भक्षण करने का जो काम है वो भी इनका काम होता है, इसका प्राकृतिक भक्षाणु का या लिम्फोसाइट्स का। जो मोनोसाइट्स हैं वो मोनोसाइट्स भी अंत में जाकर भक्षाणुओं में अंदर बदल जाती हैं, यानी कि जो कणिकाएं शरीर के अंदर नष्ट हो चुकी हैं, जिनका जीवन काल समाप्त हो चुका है, उन सब का भक्षण करने के लिए मोनोसाइट काम आती है। तीसरी प्रकार की कणिकाएं हैं थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हमने कहा बिंबाणु भी कह सकते हैं या प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ये थ्रोम्बोसाइट्स का जो काम होता है, ये थ्रोम्बस के अंदर या थ्रोम्बस के निर्माण में सहायक होती हैं। अब ये थ्रोम्बस क्या होता है, तो आपने कभी देखा होगा, मान लीजिए हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट लग जाए, तो चोट लगने के बाद वहां से कुछ समय के बाद रुधिर जम निकलना बंद हो जाता है और रुधिर धीरे धीरे वहां जमकर एक काले रंग का धब्बा सा, थक्का सा बना देता है। तो जो रुधिर के जमने के बाद काले रंग का धब्बा बनता है या जो काले रंग का थक्का बनता है उसको थ्रोम्बस कहते हैं। तो उस थ्रोम्बस के निर्माण में या उस थ्रोम्बस के बनने में इन कणिकाओं का योगदान होता है, इसीलिए इनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट का मुख्य काम यही है कि वो रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। शरीर के किसी हिस्से में शरीर के किसी हिस्से में यदि चोट लग जाए तो उस हिस्से से जब रुधिर बाहर की तरफ आता है और उस रुधिर के अंदर थ्रोम्बोसाइट मौजूद रहती हैं, तो जैसे वायु के संपर्क में थ्रोम्बोसाइट्स आती हैं, ये थ्रोम्बोसाइट उस जगह पर धीरे धीरे रुधिर का जमाव शुरू कर देती हैं और वहां उस जगह से रुधिर बहना बंद हो जाता है। तो शरीर में थक्का जमाने के अंदर जो काम आती हैं वो थ्रोम्बोसाइट्स काम आती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के अंदर हमारे जो ब्लड है उस ब्लड के कंपोजिशन को, उस ब्लड के संगठन को समझने का प्रयास किया है। ये सभी की सभी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। एक बार फिर से आप चाहें तो हम रिपीट कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर प्लाज्मा और कणिकाएं दो भाग पाए जाते हैं। प्लाज्मा पूरे रुधिर का 55% हिस्से का निर्माण करता है। उन कणिकाओं के अंदर भी जो आरबीसी हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, वो उस पूरे रुधिर का 44% हिस्से का निर्माण करती हैं। 55 और 44 99%। बाकी जो 1% बचा वो 1% डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट, इन दोनों से मिलकर पूरा होता है। अब इनमें डब्ल्यूबीसी को भी हमने कणिकामय और अकणिकामय, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में बांटा। जो कणिकामय है वो उनके अभिरंजन के आधार पर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, इन तीन प्रकार की पाई जाती हैं। इनमें भी जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाली कणिकाएं हैं। जो अकणिकामय है, एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी भी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दो प्रकार की पाई जाती हैं। लिम्फोसाइट आगे तीन प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक भक्षाणु। बी लिम्फोसाइट का नाम बी लिम्फोसाइट इसलिए है क्योंकि ये बोन के अंदर या बोन मेरो के अंदर जो हमारी अस्थि मज्जा है, जो कि अस्थि का एकदम सेंटर का हिस्सा होता है, उसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मेरो। उस बोन मेरो के अंदर इनका परिपक्वन होता है, इसलिए इसका नाम बी लिम्फोसाइट है। मनुष्य के अंदर एक थाइमस नाम के अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। उस थाइमस नाम की ग्रंथि में इसका परिपक्वन होता है, इसलिए इसका नाम टी लिम्फोसाइट है। प्राकृतिक भक्षाणु नाम इसका इसलिए है क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो अणुओं को भक्षण करने की है। जो मृत कोशिकाएं हैं उन सब का भक्षण करना इसका काम है, इसलिए इसका नाम प्राकृतिक भक्षाणु है। मोनोसाइट्स भी अंत में जाकर उसमें भक्षाणु के अंदर या फेगोसाइट्स के अंदर बदल जाती हैं। थ्रोम्बोसाइट का काम हमने आपको बताया कि थ्रोम्बस के निर्माण में काम आती है, यानी कि रुधिर का थक्का जमाने में काम आती है। तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर हमने रुधिर के बारे में पढ़ा है। अगला जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे रुधिर की जो वाहिनियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और उसके साथ साथ जो हृदय है, क्योंकि रुधिर वाहिनी और हृदय को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता, वो एक साथ ही हैं, एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगली वीडियो में हम रुधिर वाहिनियों के बारे में और हृदय की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या वेस्कुलर सिस्टम है, इस रुधिर परिसंचरण तंत्र को संवहनी तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन का संवहन करती है रुधिर की सहायता से। पचे हुए भोजन का संवहन रुधिर की सहायता से होता है।
हम किसी भी प्रकार की औषधि का ग्रहण करते हैं तो वो औषधि का संवहन भी पूरे शरीर में रुधिर की सहायता से होता है। तो इस परिसंचरण तंत्र को संवहन तंत्र भी कहते हैं। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम, या जो हमारा आखिरी वीडियो होगा उसके अंदर, इस फिजियोलॉजी ऑफ वेस्कुलेशन, इसके संवहन की क्रियाविधि को समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक रुधिर पहुंचता है और उसके साथ ऑक्सीजन पहुंचती है, पचा हुआ भोजन पहुंचता है। तो ये जानकारियां, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी, आज की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो या ये जानकारी आपको काम आएगी। तब तक के लिए थैंक यू। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत जल्द।